गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः आपका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं, उसका विकास, उसका विषय क्षेत्र, उसकी बात की। आज हम मानव भूगोल, जिसको हम ये कहते हैं कि एक अंतर विषय ही विषय है, और इसके अध्ययन के लिए क्या क्या जो अप्रोचेज हैं, जो उपागम हैं, उनका भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जब हम अप्रोचेज की बात करेंगे तो वो अप्रोचेज भूगोल को समझने के अंदर केवल मानव भूगोल की बात नहीं कर रहे, हम एक विषय को समझने के लिए उन उपागमों का क्या महत्व होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपागम या अप्रोच ही एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी विषय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में, या जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण जो विकसित हुआ है, या किसी भी विषय के विकास के अंदर जो दृष्टिकोण निकल के आए, उनको समाहित वो किए हुए होता है। जब हम अंतर विषयी विषय की हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि भूगोल जो है स्वयं में एक अंतर विषयी अपना भाव रखता है, और इसका जो संबंध है जहाँ विज्ञान से भी है, वहाँ कला जिससे जुड़े हुए जो विषय हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य जुड़ा हुआ है, तो मनुष्य और जो वातावरण है, उन दोनों चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न जो विषय से इसका जो संबंध है उसको एक्सप्लेन हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हम जब मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो ये जो चार्ट मैंने आप लोगों को बताया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है भूगोल, और जो मानव शास्त्र जो होता है, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसके मध्य के अंदर क्या संबंध देखने को मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी जो विषय होता है, उसके अंदर जो मानविक जो प्रजातियां होती हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और उसी से निकल कर भूगोल के अंदर एक रेशियल जो ज्योग्राफी का जो विषय है वो निकल के आता है। मनुष्य की जो प्रजातियां होती हैं, उसके विकास के अंदर उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक जो वातावरण है, उसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और परिभाषा में हमने ये कहा कि मनुष्य और वातावरण के अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, वही मानव भूगोल है। तो उस मनुष्य और वातावरण के अंतर संबंधों के कारण जो प्रजातियों के अंदर जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो फिजिकल उसके फीचर्स में हो या उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर भी हो, तो उन सब चीज़ों का जो अध्ययन है, उनका हम भूगोल, मानव भूगोल के अंदर भी अध्ययन करते हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजी जो मानव शास्त्र है उसके अंदर भी अध्ययन किया जाता है। इसी अंतर संबंध के कारण भूगोल के अंदर एक रेशियल ज्योग्राफी जो विषय है, उसको हम ये कह सकते हैं वह मानव भूगोल की ही एक उपशाखा है। तो उसके साथ इसका एक गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। फिर आती है बात समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र के अंदर मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य जो होता है व्यक्ति, परिवार और समाज, और समाज के बाद राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब व्यक्ति संगठित रूप से कार्य करता है, एक दूसरे से अंतर संबंध स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, तो एक सामाजिक जो भावना का जो विकास होता है, तो उन सब चीज़ों का अध्ययन जहाँ समाजशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ हम जब सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं, या मानव भूगोल की जो उपशाखा है सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, तो वहाँ हम मनुष्य और वातावरण का संबंध, और मनुष्य के बीच के अंदर जो संबंध स्थापित होता है, या मनुष्य और वातावरण के संबंधों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो अंतर देखने को मिलता है। हो सकता है कि वातावरण मनुष्य के जो सामाजिक के बीच संबंध है, उसके कारण जो सामाजिक स्वरूप है उसके अंदर जो एक हो सकता है कि जैसे एशियन कंट्रीज के अंदर एक अलग तरह का एक स्वरूप उभर के सामने आएगा, एक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो स्वरूप एक अलग तरह का सामने आएगा। यहाँ भी हम बात करें कि एक जनजातीय जो समुदाय होता है, उसके अंदर एक अलग तरह का एक सामाजिक स्वरूप सामने आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो एक विकास की प्रक्रिया से जो वो वातावरण से जो प्रभावित हुआ है, वो जो एक सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वरूप विकसित हुआ है, तो उन दोनों चीज़ों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, सामाजिक भूगोल या मानव भूगोल एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, मनुष्य आर्थिक व्यवसाय की बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं। और जब मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो उसके वातावरण के द्वारा निर्धारित होती हैं। हमें कहते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम जो गतिविधियाँ होती हैं, वो मनुष्य वातावरण के संबंधों के अंदर मनुष्य की विकास की अवस्थाओं को दिखाता है। तो उन आर्थिक क्रियाओं को हम आर्थिक भूगोल के अंदर भी शामिल करते हैं, और आर्थिक जो भूगोल होता है वो मानव भूगोल की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ
मनुष्य की गतिविधियाँ, मनुष्य के द्वारा डेवलप एक जो कल्चरल इकोनॉमिक लैंडस्केप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये कहा भी जाता है कि इतिहास भूगोल की और भूगोल इतिहास की व्याख्या करता है, या भूगोल और इतिहास एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। तो यहाँ इतिहास और भूगोल दोनों के अंदर एक अंतर संबंध हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस और जो राजनीतिक जो भूगोल होता है, तो आप हमारे पूर्व के जो वीडियो है जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के वीडियोज़ भी शेयर किए थे, आप उनको याद नहीं करना है, अगर आप फ्री टाइम में होते हैं तो आप उन चीज़ों को देखिए। तो वास्तव में जब व्यक्ति संगठित रूप से रहना शुरू करता है, उसके बाद एक सांस्कृतिक स्वरूप शुरू होता है। उस सांस्कृतिक स्वरूप के बाद ही एक सामाजिक पारिवारिक जो व्यवस्था होती है उसका विकास होता है। तो उस संगठित जब व्यक्ति काम करता है तो वो एक निश्चित लक्ष्य के प्रति, एक सामूहिक उद्देश्य के प्रति काम करते हैं, तो वहाँ पर एक राजनीतिक व्यवस्था निकल कर आती है, क्योंकि कार्य विभाजन होगा, उन कार्यों का एक पर्यवेक्षण होगा, उसको नियंत्रण करने वाली एक शक्ति होगी, तो उसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होता है। और उस राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो अध्ययन है, या एक जो एक वहाँ का जो सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे भी हम देख सकते हैं। इलेक्शन की हम बात करें, वहाँ पे मनुष्य और संसाधनों के बीच के अंदर जो नीतियाँ निर्माण की जाती है उसकी हम बात करें, तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे से गहनता से जुड़े हुए हैं। मिलिट्री साइंस की बात करें या सैन्य भूगोल की बात करें, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और जो अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए अधिकतम काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक मानव है जो अपनी आवश्यकताओं को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो यानी वो अधिकांश अपने संसाधनों के ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। जब अधिकार संसाधनों के ऊपर स्थापित करने की बात की जाती है तो वो संगठित रूप से कार्य करने का प्रयास करता है। जब दो समूह एक ऐसे ट्रांजिशन जो जगह पे आ जाते हैं कि जब संसाधनों की जब लड़ाई होती है, तो उस संसाधनों की सुरक्षा, संसाधनों के लिए अधिक क्षेत्र विस्तार की भावना जब डेवलप होती है, तो वहाँ पर एक जो मिलिट्री साइंस की बात आती है, तो वहीं पर जो सैन्य भूगोल मिलिट्री ज्योग्राफी की बात आती है, तो कहाँ इस सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं में, संसाधनों के दोहन की प्रक्रियाओं में एक दूसरे के मध्य एक अंतर संबंध हमें देखने को मिलता है। यानी कि सैन्य जो विज्ञान होता है और जो भूगोल, जो मानव भूगोल के अंदर ही जो सैन्य मिलिट्री जो ज्योग्राफी होती है, इसके अंदर भी हमें एक अंतर संबंध देखने को मिलता है। अब यहाँ जब हम उपागमों की बात करते हैं, अप्रोचेज की बात करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपके एक तरह से जो अप्रोच जो होती है किसी भी विषय को समझने का, या एक जो भूगोल या कोई भी विषय के विकास में जो एक दर्शन का विकास होता है उसको एक्सप्लेन करने का आधार होती है। यहाँ 5 तरह की जो अप्रोचेज हैं जिनकी स्टडी हम यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। एक होती है पारिस्थितिकी उपागम, दूसरी होती है क्षेत्रीय स्थानिक उपागम, आचार परक या व्यवहार परक उपागम, कल्याण परक उपागम, तंत्र उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच, स्पेशियल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। अब इनका हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले जब हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं, तो पारिस्थितिकी के अंदर जो मनुष्य और वातावरण के जो संबंध है, या जो विभिन्न जो जीव जंतु हैं उनके अंदर जो संबंध है, वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये जो संबंध जो होते हैं, इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो जलवायु विभिन्नताएं, यानी कि जो भौतिक जो कारक होते हैं, चाहे वो जलवायु हो या फिजिकल लैंडस्केप्स हो, और उसके ऊपर जो मनुष्य की जो गतिविधियाँ संचालित होती है, एक उसमें अंतर देखने को मिलता है, उन अंतर संबंधों में अंतर देखने को मिलता है। तो उसी का अध्ययन हम या क्षेत्रीय उपागम को जब लेके चलते हैं तो उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब बिहेवियरल अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो इन गतिविधियों के ऊपर जो मनुष्य का जो आचार विचार की जो चीज़ें होती हैं वो महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, वो चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं कि वहाँ जो संबंधों के बाद जो उनके आचार, उनका जो दर्शन है, उनका जो धार्मिक जो सोचने का दृष्टिकोण है, वो सब चीज़ें आपकी जो गतिविधियाँ जो संचालित की जा रही है उसके ऊपर उसका एक दीर्घकालिक और स्थायी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है।
जिसको हम कहते हैं कि जो रिजिड सोसाइटीज़ होती हैं वो नवाचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करती, तो कहीं न कहीं वो उस विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। वेलफेयर अप्रोच की बात करते हैं तो ये भी भूगोल की जो विकास की प्रक्रियाओं से निकल के आया कि मनुष्य जहाँ संलग्न होता है उसका पूर्णतः हम इस तरह से वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मनुष्य की भावनाएं, उनकी कामनाएं वो सब जुड़ी हुई रहती है, संवेदनशीलताएं जुड़ी हुई रहती है। सिस्टम अप्रोच जो है ये भी एक अपग्रेडेशन है, एक इकोलॉजिकल जो अप्रोच है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया गया है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। अब पारिस्थितिकी की जो उपागम की बात करते हैं तो यहाँ से भी विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ से सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। अब पृथ्वी के तल पर जैसे मैंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मनुष्य और वातावरण के संबंध से एक अलग अलग संबंध हमें देखने को मिलते हैं ना, उसी के कारण डिफरेंट जो कल्चरल लैंडस्केप्स होते हैं या एक दूसरे का जो संबंध है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। मनुष्य के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को प्रभावित करती है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों चलती रहती हैं। मनुष्य पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव और मानव की जो की जाने वाली जो प्रक्रियाएं जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनका जो सम्मिलित जो अध्ययन किया जाता है उसको हम ह्यूमन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंतर संबंध होता है दोनों के मध्य में जो विकसित हो जाता है उसके भौगोलिक प्रतिरूप को विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना, जो भी चीज़ें डेवलप हुई है उस रिलेशन से, उसी को ही हम पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। ये जो निश्चयवाद की बात करें, संभववाद की बात करें, नव निश्चयवाद की बात करें तो ये सभी अप्रोच जो हैं ये पारिस्थितिकी उपागम को ही प्रदर्शित करती हैं, इंगित करती हैं, उसी को एक एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। जब हम ये कहते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम किसी प्रदेश के मानव वर्गों द्वारा पर्यावरण के से अनुकूलन करने की विधि, मात्रा के साथ पर्यावरण आयोजन यानी उसके साथ एडजस्टमेंट करने की जो चीज़ें होती हैं उनको भी यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं। जो इस इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं तो एच जो बैरोज थे, जो ज्योग्राफर थे, उनका इस उपागम को एक्सप्लेन करने में, उसका विश्लेषण करने में या इसको प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए किसने पहल की, किसका योगदान महत्वपूर्ण था, तो बैरोज का ये जो योगदान था, उन्होंने कहा था भूगोल मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। बैरोज ने यह कहा कि मानव पारिस्थितिकी को मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही है और पारिस्थितिक उपागम मानव भूगोल के तथ्यों की स्थिति, उसके वितरण, उसका जो स्थानीकरण होता है, उसके प्रभावी या नियंत्रक तत्वों की जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो व्याख्या होती है उसको एक्सप्लेन करने में इस अप्रोच ने, इस उपागम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आती है क्षेत्रीय जो उपागम है, स्पेशल जो अप्रोच है, जिसमें हम जो प्लेस या स्पेस की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं और उन क्षेत्र स्थान पर जो भौतिक जो कारक है और जो पर्यावरणीय जो कारक है या प्राकृतिक और मनुष्य के बीच के अंदर जो संबंध होते हैं उसको सिस्टमेटाइज करना, क्रमबद्ध उसकी व्याख्या करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी के तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका जो एनालिसिस जो किया जाता है वो इसी क्षेत्रीय स्थानिक उपागम के अंदर किया जाता है। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या, मानव ग्रह यानी जो उनका सेटलमेंट है, मानव का जो व्यवसाय है, उसकी जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, व्यवसाय जो होता है, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वरूप होता है, वो जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं वहाँ पे डेवलप होती हैं वो वहाँ के वातावरण के द्वारा निश्चित की जाती है, उसके ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल होती है और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर इतना वेरिएशन पाया जाता है। तो उन चीज़ों का विश्लेषण करना ही जो स्थानिक जो उपागम है, ये क्षेत्रीय उपागम है, उसका उद्देश्य होता है। क्षेत्रीय उपागम के अंदर हम क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों तरह का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। जब इनकी विस्तृत व्याख्या आगे हम जो इसकी विचारधाराएं हैं वह फिर हम करेंगे। रीजन क्या होता है, प्रदेश क्या होता है, एक वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर एक कुछ इस तरह की विशिष्टताएं पाई जाती हैं जो उसको अन्य समीपस्थ क्षेत्रों से अलग करती हैं। ये संक्रमणीय भी हो सकता है। एक क्षेत्र के अंदर जैसे हम कहें कि इंडस्ट्रियल रीजन यानी वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ये भी हो सकता है वहाँ पे औद्योगिक और कृषिगत गतिविधियाँ दोनों देखने को मिले। तो इस तरह से यहाँ क्रमबद्ध और जो रीजनल जो अप्रोच है, जो मैथडोलॉजी है, उन दोनों का यहाँ इस उपागम के अंदर ध्यान रखा जाता है। अगर हम भूगोलवेत्ताओं के दृष्टिकोण से बात करें तो जो हैटनर था
उनका यहाँ जो जर्मन भूगोलवेत्ता था इसका योगदान क्षेत्रीय स्थानिक उपागम के अंदर महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने जो कोरोलॉजिकल जो साइंस की जो बात थी, जो भू विस्तारीय विज्ञान की जो बात थी, इन्होंने हैटनर ने की और उन्होंने ये कहा ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस। यानी जो विभिन्न प्रदेशों के अंदर जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनका अध्ययन ही भूगोल का उद्देश्य है। यानी यहाँ इन्होंने जो क्षेत्रीय उपागम है उसको अपने अध्ययन का आधार बनाया। तो जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्षेत्रीय उपागम स्थानिक उपागम के अंदर किस विद्वान का रोल ज़्यादा रहा, तो आप हैटनर की बात कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल साइंस की जब बात आती है तो आप हैटनर की बात कर सकते हैं। रिचर्ड हार्टस्टोन ने भी इसी विचार को अपनाया और उन्होंने कहा भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के अध्ययन को ही भूगोल का प्रमुख विषय माना जाइए। यानी भूगोल के अंदर जो परिवर्तनशीलता आ रही है वो परिवर्तनशीलता विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण और मनुष्य के अंदर संबंधों के आधार पर आ रही है। तो वो जो अध्ययन है उसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वही क्षेत्रीय उपागम है। वाइल्डर डी ब्लास ने भी इन विचारों को अपनाया। भूगोल को उन्होंने स्थानों का विज्ञान कहा। स्थान का मतलब स्पेस से है या क्षेत्र से है और स्थानों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वाइडल डी जो ब्लास था वो भी इस विचार का या इस उपागम को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख विद्वान था। अब यहाँ हम बात करते हैं आचार परक या व्यवहार परक उपागम की बात करें, बिहेवियरल अप्रोच की बात करें, तो इस जो उपागम है या इस सोच का जो कार्य था वो था कि किसी कार्य को करने या न करने के संदर्भ में जो मनुष्य जो निर्णय लेता है उसका जो इंडिविजुअल जो व्यवहार होता है वो काफ़ी कुछ प्रभावित करता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से भी बताना चाह रहे हैं कि परिवार नियोजन की बात सरकार करती है जब, लेकिन उसका जो निर्णय जो लिया जाता है वो उस व्यक्ति जो उसका जो सामाजिक जो प्रवेश होता है उसके द्वारा निर्धारित होता है। उसकी जो धार्मिक जो भावनाएं होती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। कहीं पर वो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम वो सफल होता है, कहीं पर वो परिवार नियोजन का कार्यक्रम जो होता है वो सफल नहीं होता है। इसके ऊपर जो मनुष्य का जो व्यवहार है और वो मनुष्य का जो व्यवहार है वो एक मनुष्य और वातावरण के विकास के बाद एक जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप उभर के आया वो उसके निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। किसी प्रदेश के सांस्कृतिक तत्वों के भौगोलिक अध्ययन में मनुष्य के व्यक्तिगत उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या एफिशिएंसी है, उसमें किन चीज़ों को समझने की कितनी चेतना है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, ये उसका मेंटल लेवल किस तरह का है, ये सब चीज़ें जो है किसी भी निर्णय लेने की जो क्षमताएं होती है उसको प्रभावित करती हैं। तो ये हमने परिवार नियोजन के माध्यम से इसको आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। यहाँ बात करें कि किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय से निवास कर रहे मानव समुदाय की जो परंपराएं होती हैं, उनकी जो प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक जो मान्यता, सोशल जो वैल्यूज़ होती हैं, उनका प्रभाव वहाँ के निवासियों के उनके ऊपर दर्शन के ऊपर देखने को मिलता है और ये मानव पर्यावरण संबंधों में महत्वपूर्ण एक प्रभावकारी जो कारक है उसके रूप में जाना जाता है। तो इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है, इस तरह की जो अप्रोच हम लेके चलते हैं, जब मार्केटिंग भी लोग करते हैं तो मार्केटिंग करते टाइम जिस क्षेत्र के अंदर वो अपनी चीज़ का बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो समुदाय है, मनुष्य है, उसके जो मेंटल लेवल है, उसकी जो मानसिकता है उसको पढ़ने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो चीज़ें आगे मतलब उसको प्रोत्साहित या उसको आगे बढ़ाया जाता है। अब इस विचार को बात करें तो के लेविन ने 1951 में जो कि एक तरह से साइकोलॉजिकल स्पेस की व्याख्या इन्होंने की थी और इस उपागम को अगर भूगोल के दृष्टिकोण से बात करें तो जो विलियम क्रिक थे उन्होंने 1963 में व्यवहारिक पर्यावरण के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया। तो जब बिहेवियरल अप्रोच की बात करते हैं तो भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में अगर किसी विद्वान का नाम आना चाहिए तो विलियम क्रिक का नाम आना चाहिए, जिन्होंने 1963 के अंदर इस विचार को भूगोल में अपनाया, प्रोत्साहित किया और इस उपागम की जो महत्वता थी उसको स्थापित करने का कार्य किया। अब आता है वेलफेयर, जो कल्याणपरक उपागम की बात करते हैं तो ये जो अप्रोच है यहाँ थोड़ा सा जो बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं वहाँ उनको समझ में आएगा कि भूगोल के अंदर एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा आई जिसके बाद यहाँ पर मात्रात्मक क्रांति की बात की गई। यानी भूगोल के अंदर जो मैथमेटिकल जो अप्रोचेज होती हैं उनको अपनाना और उसके आधार पर एक तार्किक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालना, यानी फैक्ट बेस्ड कोई कंक्लूजन आप निकालते हैं तो उन चीज़ों की बात यहाँ भूगोल के अंदर उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए 1960 के दशक के अंदर हमें देखने को मिली। अब उसमें होता क्या है कि जब आप हर चीज़ का, जब मनुष्य की जो वैल्यूज़ होती हैं, उसकी जो सोच होती हैं, उसको मापा नहीं जा सकता।
और उन चीज़ों का हम वैज्ञानिक जो निष्कर्ष है वो नहीं निकाल सकते, तो वहाँ कहीं न कहीं जो एक वेलफेयर की जो कॉन्सेप्ट होती है उसको अपनाना मुश्किल हो जाता है। तो जो कल्याणपरक अप्रोच थी ये 1970 में भूगोल के अंदर विकास की प्रक्रियाओं के अंदर जब मॉडल्स पे जोर दिया जा रहा था, मात्र विधियों का जोर दिया रहा था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आई। इन्होंने कहा कि हम ये फैक्ट्स नहीं चाहिए, फैक्ट्स केवल उस लेवल तक चाहिए कि जिनसे कि हम लोगों को वेलफेयर कर सकें। हमको मनुष्य की जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाके उसके आधार पे हमें निर्णय लेना पड़ेगा। तो उस जो अप्रोच को हमने अपनाया उसको हम वेलफेयर अप्रोच के नाम से जानते हैं। कल्याणपरक उपागमों के अंदर मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। इसमें समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं, उपयोगी अनुकूल जो दशाएं हैं, उनकी उपयोगिता की मात्रा को मैक्सिमाइज करने के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि जो मनुष्य का जो जीवन स्तर है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें रिफॉर्म्स कर सके। मनुष्य की जो समस्याएं हैं, चाहे वो निर्धनता हो, भुखमरी हो, बीमारी हो, अपराध हो, सामाजिक जो विभेदीकरण, जो जातिगत व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, या सोशल जो सर्विसेज होती हैं, उसकी जो रीजनल जो इम्बैलेंसेस देखने को मिलती है, प्रादेशिक असमानताएं जो दूर देखने को मिलती है, वो तो उनका मानवीय भावनाओं से, संवेदनाओं के आधार पर उनको दूर करना ही इस वेलफेयर अप्रोच या कल्याणपरक अप्रोच का उद्देश्य रहा है। अब यहाँ 1980 के दशक में अमेरिकन जो भूगोलवेत्ता थे DM स्मिथ का इसमें योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने मानव भूगोल के अंदर कल्याणकारी उपागम के प्रयोग और महत्व के ऊपर काफ़ी बल दिया। तो जब वेलफेयर अप्रोच की बात आती है तो आपसे कोई सवाल अगर वस्तुनिष्ठ आता है तो आपके दिमाग के अंदर जो DL स्मिथ है उसका जो व्यूज़ थे वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। स्मिथ ने यह कहा कि जो वेलफेयर जो अप्रोच होती है उसका केंद्र बिंदु होता है कौन पाता है, यानी किसके लिए कार्य किया जा रहा है, कहाँ और कैसे। यानी द बेसिक फोकस ऑफ द वेलफेयर अप्रोच इज हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। कैसे, कहाँ और क्या पाता है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये वेलफेयर एक दृष्टिकोण है। जब हम क्या की बात करते हैं तो इसके अंदर उन अच्छाइयों, बुराइयां से है जिनका उपयोग जनसंख्या, वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरण, गुण, सामाजिक संबंधों के रूप में हम प्रकट करना चाह रहे हैं। वेयर का मतलब करते हैं कि वह निवास क्षेत्र जिन जिन लोगों के लिए हम काम करना चाह रहे हैं उनके जीवन स्तर में क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट अधिक है, कहाँ डेवलपमेंट कम है। तो जहाँ डेवलपमेंट कम है वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए जो डेवलपमेंट जहाँ पर हो रखा है, उस तरह की सुविधाएं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर पहुँचाई जाए। वेयर, हाउ, अब वो क्या मेथडोलॉजी हो जिससे कि इस रीजनल एम्बैलेंस की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, भुखमरी की बात करें, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह से दूर करें, तो वो क्या चीज़ें हों, क्या प्रक्रियाएं हों, उन चीज़ों का जो अध्ययन है वो क्या किया जाता है। तो यानी वेलफेयर अप्रोच कहीं न कहीं व्हाट, वेयर और हाउ, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ती है। अब आती है तंत्र उपागम की। मैंने पूर्व में भी कहा कि जो तंत्र उपागम होता है ये पारिस्थितिकी उपागम को ही एक तरह से उसके अंदर एक रिफॉर्मेटिक एक्शन के रूप में काम करता है। एक तरह से उसके अंदर उसको एक विस्तृत व्याख्या करने के काम करता है। और ये जो तंत्र उपागम है या तंत्र विश्लेषण है, ये इसको और अधिक जो मनुष्य और वातावरण के मध्य के अंदर जो कारक है, विभिन्न तरह के जो एलिमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को समावेशित करता है। कई बार ये भी कहा जाता है तंत्र उपागम को, जब पारिस्थितिकी अप्रोच की बात करते हैं तो ये उस इकोलॉजिकल अप्रोच को एक इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक कलेक्टिव चीज़ होती है। तंत्र अनेक तत्वों का एक सेट होता है। जैसे मनुष्य की एक ह्यूमन बॉडी होती है, इसके अंदर विभिन्न तरह के ऑर्गन्स जो काम होते हैं, लीवर का काम अलग होता है, हार्ट का काम अलग होता है, ब्रेन का काम अलग होता है, आपका पाचन तंत्र अलग काम करता है। तो ये सब चीज़ें एक तंत्र के हिस्से हैं, वहाँ ये एक इकाई के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के भी सब सिस्टम होते हैं। तो ब्रेन एक सिस्टम हो जाता है और उसके जो विभिन्न तरह की जो वाहिनियाँ होती हैं, रक्त का प्रवाह करती हैं, किस तरह से नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, वो सब चीज़ें एक तरह से उसका एक एलिमेंट के रूप में, एक इकाई के रूप में स्थापित हो जाता है। तो जो तंत्र उपागम होता है इसको समझना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ कोई एक इकाई स्वयं में एक तंत्र हो सकता है और वहीं वो एक दूसरी जगह जाकर वो एक तत्व की इकाई के रूप में भी हो सकता है, वो एक इकाई स्वयं में एक तंत्र के रूप में भी हो सकता है। तंत्र अनेक तत्वों का एक सेट होता है जो परस्पर रूप से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ होता है।
एक सेट जो होता है उसके अंदर प्रत्येक घटक या जो इकाई होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और परस्पर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट भी रहती है। मनुष्य का जो पूरा सिस्टम है एक तंत्र है, और यहाँ इस तंत्र के अंदर जो पाचन तंत्र है या जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है या ब्रेन का सोचने का तंत्र है, ये सब चीज़ें उसके अंदर काम करती है, एक दूसरे से कोरिलेट करके काम करती है। और उसको भी अब हम यहाँ पूरे बॉडी को हमने एक तंत्र माना और चीज़ों को हमने इकाई मान लिया, और वहीं पर हम जब लीवर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फंक्शन करने वाली जो इकाइयाँ हैं उनको हम इकाई मानते हैं, लीवर को एक तंत्र मानते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तत्व एक तंत्र का आधारभूत इकाई होती है, जो एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं वो उस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होती है, जिनका आकार प्रकार मापक के अनुसार परिवर्तनशील होता रहता है। कोई वस्तु जो एक मापक पर तत्व होती है और वही अन्य मापक स्वयं में एक तंत्र भी हो सकता है, उसी को हमने ह्यूमन बॉडी के आधार पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। समस्त तत्व घटकों की समष्टि जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया संचित होती है उसे ही हम तंत्र कहते हैं। यानी विभिन्न तरह की जो इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से प्रभावित होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है उसी को हम एक सिस्टम अप्रोच के अंदर शामिल करते हैं। डेविड हार्वे ने इस सिस्टम अप्रोच को एक्सप्लेन करने में या तंत्र सिद्धांत को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ बीजे बेरी की बात करें तो उन्होंने सिटी सिस्टम कॉन्सेप्ट को लिख के आए, तो वहाँ भी जो सिस्टम अप्रोच थी उसको उन्होंने अपनाया। और यहाँ वोल्डेन एंड बेरी ने तंत्र संकल्पना के आधार पर जो सेंट्रल प्लेसेस का जो एनालिसिस किया था उसके अंदर भी इन्होंने सिस्टम अप्रोच को अपनाया था। यहाँ हमने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थोड़ा सा कि किस तरह से, और इसको एग्जांपल से हमने जैसे कि आपको समझाया। सिस्टम अप्रोच इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज्ड इन ए मैनर दैट प्रोड्यूस ए यूनिफाइड होल। तो यहाँ एग्जाम्पल जब हम कहते हैं उसी चीज़ को हमने पूर्व में भी एक्सप्लेन किया। द ह्यूमन बॉडी इज ए सिस्टम विथ ऑल द ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स एंड कॉन्सिस्ट द लाइक्स ऑफ द ऑल पार्ट्स। तो ये पार्ट्स जो होते हैं वो एक सिस्टम का भी काम करते हैं और यही पार्ट्स अपने आप में एक स्वतंत्र सिस्टम भी हो जाते हैं। अब यहाँ इसका जो ऐतिहासिक जो पहलू है यहाँ थोड़ा सा उसको हमने समझाने की कोशिश की है कि जो तंत्र उपागम है इसका जो विकास है भूगोल के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें ज़्यादा देखने को मिला। 1920 के दशक में लुडविन वॉन बर्टाल्फी ने द्वारा सामान्य या जनरल सिस्टम थ्योरी के रूप में इसको प्रतिपादित किया, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जो एकरमैन ने सामान्य तंत्र सिद्धांत पर आधारित एक तंत्र अप्रोच का प्रयोग मानव भूगोल में किया था। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अगर किसी ने तंत्र उपागम को लेकर आए तो वो थे एकरमैन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में अन्य जो विद्वान थे जिसमें प्रिस्टन जेम्स हो, चॉर्ले हो, कैनेडी है, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। प्रिस्टन जेम्स ने की जो पुस्तक दी द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी में इस अप्रोच को उन्होंने विस्तृत रूप से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब यह जो सिस्टम अप्रोच होता है उसमें अलग अलग तरह से काम सिस्टम करता है। वो श्रेणीबद्ध रूप से भी काम कर सकता है, वो पैरेलल यानी कि सीरीज रिलेशंस भी हो सकते हैं, पैरेलल रिलेशंस भी हो सकते हैं, फीडबैक रिलेशंस भी हो सकते हैं। इसको भी हम एक्सप्लेन या हल्का सा करेंगे। जैसे कि एक जो हम श्रेणीबद्ध संबंध की बात करते हैं सिस्टम अप्रोच में, तो जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के ऊपर निर्भर होता है। जैसे पंजाब के अंदर हमने सिंचाई की बीज उर्वरक को क्रमबद्ध एक प्रयोग किया, यानी कि अच्छे बीज आएंगे उनको इरिगेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में। जब पैरेलल रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ दो या दो से अधिक तत्व तीसरे तत्व को किस तरह से प्रभावित करते हैं। वर्षा और तापमान, ये इससे प्रभावित क्या होता है, वहाँ की वनस्पति। वर्षा अच्छी नहीं होगी तो वनस्पति को प्रभाव पड़ेगा। तापमान ज़्यादा है, उस रेशियो के अंदर वर्षा नहीं होती तो वहाँ का प्रभाव वनस्पति के ऊपर पड़ता है। और वनस्पति स्वयं उस वहाँ की जो जलवायु है और वहाँ का जो वर्षा जो हो रही है उसको भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से जो संबंध हमें देखने को मिलता है उसको समानांतर संबंध या पैरेलल रिलेशंस के रूप में उसको जाना जाता है। फिर आती है हम फीडबैक रिलेशंस की बात करें, पुनर्वलन संबंध की। एक तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित करने के साथ स्वयं भी प्रभावित होता है। जैसे हम दाल की फसलों की कृषि करने पर खेत में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी जहां वो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है साथ ही उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ा रहा है। तो एक दूसरे को एक तरह से वो फीडबैक रिलेशन हमें वहाँ पुनः स्थलन की फसल को वो प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें हमें ये जो सिस्टम अप्रोच है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी भी जो विषय का विद्यार्थी, विषय से मतलब भूगोल के अंदर
चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का है। तो ये जो अप्रोचेज है भूगोल को समझने के अंदर, आप में को एक सोच डेवलप करने में, एक भूगोल के दर्शन को समझने में, इन जो उपागम होते हैं उनका महत्वपूर्ण जो महत्व होता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल थॉट हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो। धन्यवाद।